शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने पति की रोमांटिक बातें सुनने के लिए बड़ा बेताब था। हर लड़की का होता है। मैंने तो अपनी शादी के हवाले से बड़ा कुछ सोच रखा था कि दुर्वेश मेरे कमरे में आएगा, मेरे पास बैठेगा, मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मैं अपनी आज की ये रात यादगार बनाना चाहती थी। मैंने इस रात के लिए इतने सपने सजाए थे कि मैं बता नहीं सकती। जब दुर्वेश मेरे कमरे में आया तो मैं मन ही मन मुस्काई थी। दिल में गुदगुदाने वाले ख्याल ने एक अजीब सी हलचल मचाई थी। दुर्वेश मेरे पास बैठ गया, एक नज़र मुझ पर डाली। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो गायब ही नहीं हो रही थी। वो कहने लगा, कितना बड़ा जुल्म है तुम लड़कियों पर। उसकी बात मेरे लिए कुछ अजीब सी थी, उसे तो मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। मैंने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा तो वो मेरे भारी भरकम कपड़ों को देख रहा था। कहने लगा, सोनिया जाओ यार, कपड़े बदल कर आओ, मुझे तो तुम्हें देख कर ही कुछ हो रहा है। पता नहीं तुम लड़कियां कैसे इतने भारी कपड़े पहनकर इतने घंटे तक स्टेज पर बैठकर अपने सब्र का इम्तिहान देती रहती हो। ऊपर से इतनी भारी ज्वेलरी, तुम्हें देखकर तो ना जाने क्यों मुझे अजीब सी दहशत हो रही है। उसके चेहरे पर बड़ी बेजारी सी थी। कहने लगा, सोनिया प्लीज़ पहले तुम ये सब उतारो और एक सादा सी ड्रेस में मेरे सामने आकर बैठो। और ये सुनकर तो मेरा दिल बुझ गया था। मैं 4 घंटे पार्लर में लगाकर सिर्फ दरवेश के लिए ही तो तैयार हुई थी कि वो मुझे देखे और अपने होश खो बैठे, मेरी वैसे ही तारीफ करे, मोहब्बत के शब्द बोलकर मुझे शराबोर कर दे। लेकिन उसकी बेजारी और लापरवाही देखकर मैं न जाने कैसे अपने आंसू रोके हुए थी। मैंने कहा, दुर्वेश इतनी भी जल्दी क्या है, कमरे में एसी चल रहा है, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर दुर्वेश की आंखें हैरत से फैली थीं। कहने लगा, लेकिन मुझे तो उलझन हो रही है। सोनिया जाओ, शाबाश, उतारो ये कपड़े और सब कुछ और एक सादा सी ड्रेस पहन कर आओ। मैंने तो ना जाने क्या क्या सोच रखा था कि वो अपने हाथों से मेरी चूड़ियों को उतारेगा, मेरे माथे की बिंदिया को अपनी प्यार भरी बातों के बीच अपने हाथों से हटाएगा, मेरी तारीफ करते करते वो मेरे सारे जेवरात उतारेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी तो दोस्तों ने भी पहली रात के बारे में बड़ा कुछ मुझे बता रखा था कि पति शादी की रात प्यार का इजहार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन दुर्वेश तो बिल्कुल वैसा न था। खैर, मेरा दिल बुझ कर रह गया था। मैं बेड से उठकर खड़ी हुई, अपना भारी लहंगा संभालती अलमारी के पास आई थी और अलमारी खोलकर कपड़े निकाल कर मैं बाथरूम में चली गई। मैंने अपने कपड़े बदले, अपना मेकअप साफ किया। मेकअप धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो पार्लर वाली की जान खा ली थी कि देखो बहुत ही अच्छा मेकअप करना, कि मेरा पति मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बातें सुन सुनकर हंस रही थी। जब तक वो मुझे तैयार करती रही मेरी जबान चलती ही रही थी कि मैरून कलर की लिपस्टिक लगाना वो ज़्यादा सूट करती है। देखो तुम जूड़ा मत बना देना, चोटी ही बनी रहने दो और बालों पर कलियों के गजरे जरूर लगाना। अपनी एक एक चीज़ उतारते हुए मुझे सारी बातें याद आ रही थीं। तब तक आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जब मैं बिल्कुल सादगी में आकर दुर्वेश के सामने बैठी तो वो कहने लगा, शुक्र है अब कुछ इंसान लग रही हो, इससे पहले तो बिल्कुल कार्टून लग रही थी। दुर्वेश ने मेरा हाथ थामते हुए हंसकर ये बात कही थी, लेकिन उसकी बात पर तो मैं गुस्से के मारे खौल कर रह गई थी। धीरे धीरे दुर्वेश मेरे करीब आने लगा था। उसने अपने पति होने का फर्ज भी पूरा किया था, लेकिन फ्री होने के बाद वो करवट बदल कर सो गया था। लेकिन मैं चाहती थी कि वो मुझसे बातें करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कहने लगा, सोनिया शादी के हंगामों में तुम भी बहुत थक गई होगी और मैं भी बहुत थक गया हूँ। ऐसा करो, आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। मेरी वो रात बड़ी ही फीकी फीकी सी गुजरी थी, क्योंकि दुर्वेश ने आम मर्दों की तरह मेरी तारीफ ही नहीं की थी और ना ही अपनी बेताबियों का इजहार किया था जैसा कि मैं सोचे बैठी थी। शादी की सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर बाहर लॉन्ज में ही बैठे हुए थे और मेरी सास उनके बराबर में बैठी थी। मेरे ससुर ने मेरे सास की कलाई पकड़ी हुई थी और उनके कान में ना जाने क्या बात कर रहे थे। ससुर कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो आज भी मुझ पर जादू जगाए रखता है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि दुर्वेश की नहीं बल्कि मेरी शादी है। सच पूछूं तो दिल की बेकरारियों को बड़ी मुश्किल से संभाला था मैंने कि भाई बेटा जवान हो गया है। ये कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुड़वाई और कहने लगी, बड़े ही बेशरम हैं आप। उनकी नज़र शायद मुझ पर पड़ गई थी। मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका लीं। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे। कहने लगे, आओ बेटा,
अब तो तुम हमारे ही घर का हिस्सा बन गई हो, इसलिए खुद को आदी बना लो। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया तो ऐसी ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। मैं अपने सास ससुर के पास आई और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। मेरी सास ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, सोनिया इतनी जल्दी कैसे जाग गई? अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके साथ नाश्ता करे। जब तुम्हारा दिल हो उठ जाया करो, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दुर्वेश मेरा इकलौता बेटा है और हमारे घर में किसी भी तरह की कोई पाबंदियां नहीं हैं। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, बस मैं खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठ के समय गुजारना चाहिए। ये बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ये तो अच्छा किया। मेरी सास भी कहने लगी कि चलो नौकरानी नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ कि नाश्ता अभी तक क्यों नहीं बना। फिर वो मुझसे पूछने लगी, दुर्वेश कहाँ है? मैंने कहा, वो तैयार होकर आ रहे हैं। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जल्दी सुबह को उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी और दुर्वेश तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था कि 7 बजे ही सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे सख्त माहौल में भी मैंने तो अपनी ही मनमानी की थी। 10 बजे से पहले मैं कमरा नहीं खोलता था। वो सब लोग मेरा कमरा खटखटा खटखटा कर थक कर बाज आ जाते थे। ये बताते हुए वो जोर से हंस पड़े थे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था। लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ शर्म सी महसूस करने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे ससुर बहुत ही मनमौजी टाइप के इंसान हैं। और दूसरे ये बात कि वो मेरी सास के दीवाने थे। वो अब भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते जैसे कि नई नई शादी में पति पत्नी एक दूसरे के दीवाने होते हैं। लेकिन उनके उलट दुर्वेश ऐसा नहीं था। मैं दुर्वेश के लिए सजती संवरती तैयार होती, लेकिन वो मुझ पर बस एक ही सरसरी सी नज़र डालकर हटा लेता। मैं खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि दुर्वेश, मैं आज कैसी लग रही हूँ? ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है? वो बस एक ही नज़र मुझ पर डालता और कहता ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। मैं उससे एक जुनूनी टाइप की मोहब्बत चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो बेताब होकर मेरे पास आए, मेरी तारीफ़ करे, वो मेरा हाथ पकड़े और मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं शर्मा जाऊं, पीछे हटूं, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ़ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसे ही नोक झोंक से भरी ज़िंदगी में खूबसूरत से रंग भर जाते हैं, जैसा कि मेरे ससुर करते थे। वो तो मेरी सास का बहुत ही ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने की भी ऐसी कोई चीज़ खाने से रोक देते जो उनके लिए नुकसानदायक होती थी। शॉपिंग पर जाते तो एक एक चीज़ अपने हाथों से उठा उठा कर देते। कहते, सुनीता ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। उसके उलट दुर्वेश से मैं 100 बार पूछती किसी चीज़ के लिए तो दुर्वेश कहता, जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो, तुम्हारी मर्जी है, अपनी मर्जी से पहनो। उसकी ऐसी बातों पर मेरा दिल बुझकर रह जाता। मैं चाहती थी दुर्वेश मुझे अपनी पसंद की चीज़ें पहनाए और फिर मेरी तारीफ़ करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। एक बार शाम के समय बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब बारिश देखी तो कहने लगी, सोनिया बेटा देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, जी मम्मी जी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई और कहने लगी, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नजर आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बेहद पसंद थी। हम दोनों ही सास बहू आंगन में आ गए और बारिश का आनंद उठाने लगे। मगर अचानक ही ऊपर खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से वो मेरी सास को पुकारने लगे, कहने लगे, सुनीता तुम तेज बारिश में क्या कर रही हो? ये कहकर उन्होंने खिड़की जोर से बंद कर दी। मेरी सास कहने लगी, लो अब आ गई मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों मम्मी जी? वो कहने लगी, बस तुम्हारे पापा जी को मेरी बड़ी चिंता रहती है। कहते हैं बारिश में नहाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी सास अभी यही बातें कर रही थी कि मेरे ससुर नीचे आंगन में आ गए और मेरी सास को कहने लगे, सुनीता तुम्हें कब समझ आएगी? जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर पड़ जाए तो तुम्हें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और फ़ौरन से बुखार भी चढ़ जाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया था जो उन्होंने फ़ौरन मेरी सास के सर पर रखा और उनका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लेकर आ गए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे ही आ गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बिठाया और उनके सर को तौलिए से पोंछने लगे ताकि उनके गीले बाल सूख जाएं। मेरी सास तब तक छींके मारने लगी थीं तो मेरे ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का डर था। तुम्हें जरा भी अपनी परवाह नहीं है।
अजीब हो तुम भी। ये देखकर मेरा दिल एक बार को धड़का था कि काश कभी दुर्वेश भी मेरे साथ ऐसे ही मोहब्बत का इजहार करे। उसके पापा तो बारी सदके जाते हैं अपनी पत्नी पर, कितना ख्याल रखते हैं वो मेरी सास का। मेरे ससुर कहने लगे, सुनीता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो देखो मैं भी तुम्हारे बिन मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा कर रहे हैं? कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैं बारिश में नहाने चली गई थी, नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूँ ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार जो तुमने फिर से बारिश में नहाया। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। ससुर ने मेरी सास का बाजू पकड़ के उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहा था। कहने लगे, जल्दी आओ तुम्हारे कपड़े बदलवाना पड़ेंगे, मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ही ना हो जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर दम बखुद सी रह गई थी। काश की ऐसी मोहब्बत दुर्वेश भी मेरे लिए दिखाता। सास ससुर की इतनी गहरी मोहब्बत की वजह एज डिफरेंट भी था। मेरी सास मेरी ससुर से 10 साल छोटी थीं और शायद इसीलिए मेरी ससुर मेरी सास की इस उम्र में भी दीवाने थे। थोड़ी देर बाद दुर्वेश भी भीगता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। मुझे देखकर कहने लगा, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में अगर पकौड़े और साथ में चाय मिल जाए तो मज़ा ही दुगना हो जाए। देखो मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, तुम फटाफट से पकौड़े और चाय बना लो। ये कहकर वो फौरन से सीढ़ियाँ चढ़ गया था और मेरा दिल तो टूट गया था। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। उसे तो बस ये था कि वो फटाफट से फ्रेश होकर आए और मैं उसके लिए चाय पकौड़े टेबल पर सजा दूं। मगर उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। क्या था कि वो मुझसे कह देता कि तुम भी भीगी हुई हो, जाओ पहले कपड़े बदलो, कहीं बीमार ना हो जाओ। लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लापरवाह था। उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि मैं बारिश में भीगी खड़ी हूँ या सूखी खड़ी हूँ। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया होगा। मैं गुस्से में किचन में आकर पकौड़े बनाने लगी। चाय और सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरी सास ससुर और दुर्वेश अपने अपने कमरों से निकल आए थे, मैं सब कुछ टेबल पर सजा चुकी थी। दुर्वेश ने ये सब देखा तो कहने लगा, वाह जबरदस्त। मुझे लगा शायद वो मेरी तारीफ ही कर देगा, लेकिन उसका व्यवहार तो ऐसा ही था, एकदम ठंडा सा। एक बार दुर्वेश जल्दी ऑफिस से घर आ गया। मैं उस समय तैयार थी। मेरा मूड था कि वो मुझे कहीं बाहर ले जाए। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, दुर्वेश कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो कहने लगा, नहीं यार आज नहीं, आज मैंने अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना है। ऐसा करो तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ चली जाओ। मैंने कहा, नहीं मुझे आपके साथ जाना है। वो कहने लगा, देखो सोनिया, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपने दोस्तों के साथ कहीं चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन के बाद कहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बुझ गया था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उस आदमी को जरा भी परवाह न थी, हालांकि वो ये जानता था कि मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास ये बड़ा हथियार मौजूद होता है कि छोटी सी बात हुई नहीं कि टिसुए बहाने शुरू कर देती हो। यार मैं तुम्हें समझा तो रहा हूँ कि दोस्तों के साथ चली जाओ। मैं अपने दोस्तों को कमिटमेंट कर चुका हूँ, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। मैं तुम्हें 2-4 दिन में कहीं घुमाने ले जाऊँगा। ये कहकर वो चला गया था। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों में न जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वो मेरी सास से। काश कि मेरी शादी भी बड़ी उम्र के आदमी से हो जाती, जिसके पास पत्नी के साथ समय गुजारने के लिए फुर्सत तो होती। धीरे धीरे मेरे ससुर मेरे आइडियल बनने लगे थे, क्योंकि वो वैसी ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने पति से चाहती थी। हालांकि 2-4 दिन बाद दुर्वेश मुझे बाहर ले गया था, लेकिन फिर भी रोमांटिक सा सफ़र था। गाड़ी चलाते हुए वो अपने दोस्तों से ही बात कर रहा था फ़ोन पर, और फ़ोन काटने के बाद भी वो अपने दोस्तों को ही बात करता रहा। मुझे खाना भी खिलाया, लेकिन वापसी पर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहा या अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तारीफ नहीं की थी, ये नहीं कहा था कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी, और उधर मेरे ससुर का ये हाल था कि वो मेरा भी लिहाज नहीं करते थे और मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते और अपने पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते, जो शायद उनकी बहुत ही रोमांटिक गुजरी थीं। कहने लगते कि तुम्हारा हुस्न तो कभी मांद ही नहीं पड़ता सुनीता, जब तक तुम्हारा हुस्न जबानी पर रहेगा मेरी गुस्ताखियां तो यूं ही जारी रहेंगी, चाहे मैं दादा ही क्यों न बन जाऊं।
सास ससुर के अलावा घर में कोई था नहीं, इसलिए मुझे उन्हीं के साथ उठना बैठना पड़ता था। और जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से करते थे, वो बातें सुन सुनकर मेरे दिल में बेकरारी सी बढ़ने लगती थी। ऐसी बातें तो मेरा दिल भी सुनना चाहता था। मेरे कान भी ऐसी बातों के लिए तरस गए थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करता, ऐसे ही प्यार करता जैसे मेरे ससुर मेरी सास से करते हैं। मैंने सोचा कि शायद दुर्वेश से कतराना शुरू कर दूं तो उसे मेरी कदर हो। मैं उसके पीछे पीछे रहती हूँ, इसीलिए उसे मेरी कदर नहीं है। एक बार दुर्वेश मुझसे कहने लगा, चलो आओ तुम्हें मायके ले जाऊं, काफ़ी दिनों से तुम नहीं गई हो। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी या ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा था शायद दुर्वेश पूछेगा, क्यों नहीं जाना, वजह बताओ। तो मैं उसे नखरा दिखाऊंगी, उससे कहूंगी कि वो मेरे साथ रूखा व्यवहार रखता है, इसीलिए मैं उससे नाराज हूँ। शायद वो मुझे मनाएगा। मगर उसने जो कहा मैं सुनकर हैरान रह गई। वो कहने लगा, चलो ठीक है, तुम खुद चले जाना। उसने तो बात ही ख़त्म कर दी थी। मैं बुझे दिल के साथ कमरे से बाहर निकली थी। मेरे सास ससुर का कमरा खुला हुआ था। ससुर मेरी सास के बालों में कलियों के गजरे लगा रहे थे, कानों में सरगोशियां कर रहे थे, जिस पर मेरी सास मुस्कुरा रही थीं और बार बार मेरे ससुर की छेड़छाड़ पर उनके हाथ पीछे कर रही थीं कि आप कब सुधरेंगे, अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। मेरे ससुर कहने लगे, दिल जवान होना चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता। एक बार मेरी सास मेरे ससुर से कहने लगी कि वो अपनी बहन से मिलने जाना चाहती हैं। 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो एक बार भी उनके घर नहीं गईं। मगर ससुर कहने लगे कि तुम वहाँ चली गई तो मेरा क्या होगा, मैं तो तुम्हारे बिना दीवाना सा बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी 2 घंटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरे दिल में भी ख्वाहिश हुई थी कि काश मेरी शादी किसी ऐसे ही आदमी से हो जाती जैसे कि मेरे ससुर थे। मैं तो खुद को खुशनसीब समझती। एक मेरा पति है, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। कहता है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, और ख़ुद भी अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करता है। और एक मेरे ससुर हैं जिन्हें मेरी सास के बगैर 2 घंटे रहना पसंद नहीं है। मैं अपने ससुर से इस कदर इम्प्रेस हो चुकी थी कि अंदर ही अंदर कहीं मुझे ये इच्छा होने लगी कि वो मेरी सास को छोड़कर मेरी तारीफ़ करने लगें। जैसी मोहब्बत का इजहार मेरी सास से करते हैं, वैसे ही शब्द मेरी कान भी सुना करें। अब मैंने अपने ससुर के आगे पीछे फिरना शुरू कर दिया। उनका हर काम मैं अपने हाथों से करने लगी। हालांकि ये सब काम मेरी सास करती थीं। एक दिन जैसे ही वो लॉन्ज में आकर बैठे, मैं फटाफट से चाय बना लाई और अपने ससुर के सामने रख दी। मुझे चाय के कप के साथ देखकर वो कुछ हैरान हुए थे। कहने लगे, सुनीता किधर है? मैंने कहा कि मम्मी जी को छुट्टी भी दे दें, कब से वो आपकी सेवा कर रही हैं, अब मुझे अपनी सेवा का मौका दें। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो क्या है कि मुझे उसी के हाथ की चाय पीने की आदत पड़ गई है। मैंने कहा, मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, आप पीकर तो देखें। उन्होंने चाय का सिप लिया तो फौरन बोले कि तुम्हारे हाथों में भी तुम्हारी सास के जैसा जादू है, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। अगर तुम्हारी सास होती तो मैं उसके हाथ जरूर चूम लेता। ये कहकर उन्होंने चाय का कप होंठों पर लगा लिया। मैं अपने हाथों को देखने लगी, जिन्हें आज तक मेरे पति ने पकड़कर अपने होंठों पर लगाकर अपना स्पर्श नहीं दिया था, कभी तारीफ नहीं की थी मेरी सास जब कमरे से बाहर आई तो ससुर को चाय पीते देखा। कहने लगी, शुक्र है आपने आज अपनी बहू के हाथ की चाय पी ली, वरना मैं यही सोच रही थी कि अब बाहर जाऊं और आपको चाय बनाकर दूं। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो बहुत थकी थकी हों। मेरे ससुर कहने लगे, अब ये मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है। आज तो ये बनाकर ले आई तो मैंने चाय पी ली, लेकिन आगे से चाय तुम ही बनाकर दोगी। अरे जो मजा तुम्हारे हाथों में है वो किसी और के हाथों में कहाँ। अब जब भी मेरे ससुर घर आते मैं भागी भागी उनके पास चली जाती, उनके हाथ से सामान पकड़ लेती, क्योंकि घर का राशन वही लाते थे। फटाफट शरबत का गिलास बनाकर उन्हें पेश कर देती। वो जब मेरे हाथ से गिलास लेकर पी लेते, लेकिन फ़ौरन ही सुनीता सुनीता पुकारने लगते। फ़ौरन से मेरी सास को बुलाकर कहते कि तुमने क्या बच्ची के सर पर अभी से जिम्मेदारियां डाल दी हैं। अरे भाई, कितनी बार कहा है, जब मैं बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपना चेहरा दिखाया करो, और तुम हो कि कमरे में बैठी रहती हो। मेरी सास को आजकल शाम होते ही हल्का हल्का बुखार हो जाता था, उम्र का तकाजा भी था। मैंने कहा, पापा जी आप क्यों मम्मी जी के पीछे पड़े रहते हैं, मैं हूँ ना, मम्मी जी को आराम करने दें। वो कहने लगे, ठीक है करे आराम, वैसे भी वो करती क्या है, सारा घर तो तुमने संभाल रखा है, बस उसने मुझे ही तो संभालना होता है, इस पर इसके नखरे हैं।
मेरी सास कहने लगी, आपको संभालना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। उस पर मेरे ससुर की शोखियाँ और भी चरम पर जाने लगीं और ऐसे ऐसे जुमले कहने लगे कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश भी जागने लगी कि मुझसे भी कोई ऐसे ही शब्दों में बात करता, ऐसे ही मोहब्बत करता। मेरे अंदर के जज्बात अब मेरे काबू से बाहर होने लगे थे। मैं रात रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती और उनकी बातें याद करके अपने दिल को सुकून पहुंचाने की कोशिश करती रहती कि मेरी सास कितनी खुशनसीब औरत हैं। लेकिन शायद मैं नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी तो रूखी फीकी ही गुजरने वाली थी। दुर्वेश बहुत ही अलग टाइप का इंसान था। उसे पत्नी बस कुछ ही घंटे के लिए अच्छी लगती, फिर वो यूं होता जैसे उसका और मेरा कोई संबंध ही ना रहा हो। वो कहता कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। क्या ये होती है शादी? एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तब मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान थी कि ये कौन है जो सिसकियों से रो रहा है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सिसकियों से रो रही थीं। कहने लगीं, सरला मैं क्या करूं? मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पति का मेरे पति से झगड़ा है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी मेरे घर आने नहीं देंगे। हालांकि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें ऐतराज़ नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊं, लेकिन वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। कहते हैं कि सुनीता, मुझे कोई समस्या नहीं है कि तुम्हारी बहन के घर जाने पर, लेकिन तुम्हारे जीजा मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। 4 घंटे के लिए तुम जाओगी और मैं यहाँ पर इतनी देर के लिए सूली पर लटक जाऊँगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। वो अपनी बहन से बात करके फूट फूट कर रो रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने फ़ौरन से फ़ोन काट दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, पापा जी कहाँ हैं? तो वो कहने लगीं, अपने कमरे में हैं। मैंने कहा, मम्मी जी क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? वो कहने लगी, बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है और मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं उससे जाकर मिलूं, लेकिन उसके पति और तुम्हारे ससुर से किसी बात पर झगड़ा हो गया है और वो उनसे नाराज़ भी हैं। इसलिए उसका पति तुम्हारे ससुर को अपने घर में आने नहीं देगा। मुझसे मिलने पर तो उसे कोई ऐतराज़ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे ससुर को तुम जानती हो कि उनका मिजाज कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप तो बहुत ही खुशनसीब हैं जो आपको पापा जी जैसे पति मिले हैं। वो कहने लगी, खुशनसीब? ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कहने लगी, खुशनसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़ी ही हसरत भरी नज़रों से देखती हूँ। शुक्र है कि दुर्वेश अपने बाप की तरह नहीं है। ये सुनकर मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा। वो कहने लगी, देखो ना, तुम आज़ादी से अपने मायके जाती हो, 2-2 दिन 3-3 दिन तक रहकर आती हो, अपनी बहनों से मिलने जाती हो, ड्राइवर के साथ भी चली जाती हो, अपनी सहेलियों के साथ जाती हो, मार्केट जाती हो, घूमती फिरती हो। तुम्हें आने जाने की आज़ादी हासिल है। मुझसे पूछो, जब से मेरी शादी हुई है मोहब्बत के नाम पर बड़ी बड़ी सजाएं झेल रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक ही अच्छी लगती है। हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस लेना दूभर हो जाता है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत ऐसी ही है, दम घोंटने वाली, पाबंदियों से भरी हुई। उम्र के साथ साथ औरत का मिजाज बदलने लगता है और मोहब्बत की शिद्दत में कमी आने लगती है और मर्द भी बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आज़ादी से अपने मायके जाऊं, अपने बहन भाइयों से मिलूं, लेकिन तुम्हारे ससुर मुझे अपने अलावा किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करते। मुझे जहां जाना है तो मैं तुम्हारे ससुर के साथ ही जाती हूँ, मैं उनके बगैर कहीं भी नहीं जा सकती। ये कहकर मेरी सांस फूट फूट कर रोने लगीं। कहने लगीं, तुम नहीं जानती मैंने ज़िंदगी किस तकलीफ़ में गुजारी है। ये मोहब्बत नहीं होती कि आप किसी को बांध के रख लो। फिर वो कहने लगीं, मैं अपनी मर्जी से कुछ खा पी नहीं सकती। तुम्हारे ससुर कहते हैं ये मत खाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, या फिर कहेंगे कि ये खाने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, ये खाकर तुम बीमार हो जाओगी। अपनी मर्जी से मैं बारिश में नहा भी नहीं सकती, कहते हैं तुम बीमार हो जाओगी। अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकती, कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं। मैं तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। क्या ये होती है मोहब्बत और ये होती है शादीशुदा ज़िंदगी? मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी। जिस जिंदगी की मैं ख्वाहिश कर रही थी वो तो बहुत ही तकलीफ भरी थी। शुक्र था कि दुर्वेश ऐसा नहीं था। मुझे अब अपने पति की कदर हुई थी, जो कहता है कि हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक है। ठीक है, हम पति पत्नी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे पर हर वक्त पाबंदियां लगाते रहें और हर वक्त एक दूसरे के ऊपर सवार रहें।
शायद मैं दुर्वेश की मोहब्बत को समझ ही नहीं पाई थी। उसकी मोहब्बत से भरे छोटे छोटे जुमले मुझे कभी नज़र ही नहीं आए थे। मैं तो शायद अपने ससुर की तेज तूफानी मोहब्बत के किस्से सुन सुनकर वैसी ही मोहब्बत चाहने लगी थी। लेकिन अब मैंने भगवान का धन्यवाद किया था कि मेरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। अब मैं दुर्वेश में ही मोहब्बत तलाश करने लगी थी और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि दुर्वेश मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत तेज तूफानी नहीं थी, गहरी मोहब्बत थी, धीमी शांत बहती नदी की तरह। उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्रमंदी झलकती थी, मोहब्बत झलकती थी, लेकिन वो कभी जताता नहीं था। वो मेरी हर बात का ख्याल रखता था। मैंने सोते हुए दुर्वेश की तरफ बहुत ही प्यार से देखा था और दुर्वेश के माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। मेरे होठों का स्पर्श पाते ही दुर्वेश ने आंखें खोल दी थीं। मुस्कुराते हुए पूछने लगा, क्या हुआ सोनिया, नींद नहीं आ रही? मैंने नाम में सिर हिला दिया तो उसने मुझे खींचकर अपने पास लिटा लिया और धीरे धीरे मुझे थपकने लगा। मैंने सुकून से दुर्वेश के सीने पर सर रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।